नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वित्त विशेषज्ञ राजीव सिंघी जी। राजीव सिंघी जी से हम बात करेंगे बजट 2023-24 के बारे में। सर, अगर हम बजट की समग्र बजट की बात करें, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले मतलब अगर मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी बजट है, तो इस बजट को चुनावी दृष्टि से देखें या दूसरी दृष्टि से देखें, तो इस पूरे बजट को समग्र रूप से आप कैसा देखते हैं? यह काफी आई वुड से इट्स अ वेरी एग्रेसिव बजट जो उन्होंने प्रायोरिटी को वित्त मंत्री जी ने अंडरलाइन किया है या रेखांकित किया है, जो सप्तऋषि प्रायोरिटीज बताई हैं, जिसमें करीब करीब जो आपने शब्द यूज किया समग्रता का, तो समग्रता की दृष्टि में पूरे भारत की व्यवस्था को समग्र दृष्टि से इसके माध्यम से उन्होंने कुछ निर्णायक प्रस्तुतियां की हैं। जैसे उन प्रायोरिटीज में है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अनलीशिंग ऑफ पोटेंशियल, जो भारत की क्षमता है और मानवीय शक्ति की क्षमता है, वो उसका विकास कैसे हो, उस पर उन्होंने एक विशेष ध्यान दिया है। फिर ग्रीन ग्रोथ से आशय है कि अब जो भी सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात हो रही है कि ऊर्जा भी ऐसी हो जिसमें हम कार्बन बेस्ड ऊर्जा नहीं रहे, सस्टेनेबल हो। फिर फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म, एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से भी आते हैं और इनकी निर्णायक भूमिका हिंदुस्तान को एक फाइनेंशियल हब के रूप में भी डेवलप करना चाहते हैं, और वित्त मंत्री जी के भाषण में कई बार उसको जिक्र भी किया हो। जैसे जो बड़े फाइनेंशियल सेक्टर आज ऐतिहासिक रूप से रहे हैं, लंदन है, न्यूयॉर्क है, सिंगापुर है, हांगकांग है, उसके बाद दुबई बना है, टोक्यो है, उस श्रेणी में ऐसी व्यवस्थाएं भारत में भी की जाएं कि वो एक फाइनेंशियल हब बने। एक इंडस्ट्रियल हब तो बने ही सही, और बिजनेस का हब तो देश पूरे और इसके कुछ प्रमुख शहर बने, उसके साथ एक फाइनेंशियल हब भी बने। और एक यूथ पावर पे उन्होंने जोर दिया है, जिससे कि जो एक हमारी डेमोग्राफी बोलते हैं कि एक विशेष हमारे यहाँ काफी युवा शक्ति है और युवा जन है जो कई दिशा में काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का तो पोटेंशियल हमने देखा ही है, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और उनकी स्किलिंग के लिए भी सरकार ने बहुत जो उनकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए सरकार ने अब तो इस बजट में प्रावधान भी किया गया है कि उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा करीब 45 लाख युवकों को। तो और डिफेंस का बजट बना, रेलवे का बहुत बजट बना है, मतलब उसका आज तक शायद 2,50,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें डाला जाएगा। तो उस दृष्टि से इकोनॉमी को चारों ओर से एक बहुत गति देगा, और उस गति के कारण सभी जब इकोनॉमी की गति मिलती है और ओवरऑल इनकम कंट्री में जनरेट होती है, या उससे देश का प्रत्येक नागरिक लाभान्वित होता है आर्थिक दृष्टि में। 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान सरकार को कितना फायदा होगा इस बजट से? मोदी जी का व्यक्तित्व बहुआयामी है और कई किस्म की सोच वो रखते हैं, और सरकार कैसे चलाना है वो आता है, चुनाव कैसे जीतना है वो आता है, विपक्ष को कैसे उनको साथ सामना करना है या उनको नियंत्रित रखना है वो आता है, और जन सामान्य के बीच में अपनी निष्ठा के साथ खुद को कैसे प्रदर्शित करना है वो आता है। तो देखिए, जो 5 लाख से 7 लाख रुपए की बढ़ोतरी की है आय में, मतलब जिस पे टैक्स लगे, जो छूट दी गई है, उससे उन्होंने एक मध्यम वर्गीय करदाता को या मध्यम वर्गीय नागरिक को लुभाने की या खुश करने की कोशिश की है। इस बजट में एग्रीकल्चर और वो जो ग्रीन सेक्टर है जिसमें बायोगैस भी है, उसके इंस्टॉलेशंस कई जगह होंगे और उस पर काफ़ी जोर दिया है। तो कृषकों को और किसानों को भी लाभान्वित करने की या लाभार्थी बनाने की कोशिश की है। उसके साथ में बड़े उद्योगी उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस और ईज ऑफ बिजनेस करने के लिए काफ़ी उसमें प्रावधान किए, पहले से किए जाए उसी श्रृंखला में उन्होंने आगे बढ़ा है, तो उनको भी एड्रेस करने को दिए। तो ये मोदी जी की एक कला भी है एक तरह से कहें, और वित्त मंत्री जी के माध्यम से वो एक निर्णय लेते हैं इसलिए, और उसके लाभार्थी कई होते हैं, तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रहती है, और उसी के बाद जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो प्रभावित करते हैं और पॉजिटिव दृष्टि से प्रभावित करते हैं।
तो चुनाव की दृष्टि से भी ये उपयुक्त बजट है।